और मानव भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से भूगोल के दो मुख्य शाखाएं बनी और शाखाओं के अंदर जो पुराने भूगोल के अंदर या पुराने भूगोल के अध्ययन में जो प्राकृतिक अध्ययन किया जाता था उसके बारे में जाना। और फिर उसके बाद में कौन कैसे विचार आए, कहाँ कैसे विचार आए कि जिसके कारण मानव का अध्ययन भी अलग से किया जाने लगा। तो इस धरती के ऊपर या इस प्रकृति के अंतर्गत या इस प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत दो ही तत्व ऐसे हैं जो कि कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं, जिसमें एक तो सर्वप्रथम जो सर्वशक्ति है वो है प्रकृति, जो अपने तरीके से विभिन्न प्रकार का निर्माण और विनाश करती है। और उसके बाद इस प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों में जो सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य प्राणी माना जाता है, जो विवेकशील प्राणी माना जाता है, वो मानव। कि उसी में क्षमता है कि वो प्रकृति के तत्वों तक को भी परिवर्तित कर सकता है, उसमें रूपांतरण कर सकता है। ये उसी में एक शक्ति है कि इसके पास विवेक की क्षमता है और किसी के पास विवेक की क्षमता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण वो किसी भी प्रकृति के तत्वों में परिवर्तन कर रहा है या कर सकता है। तो उसने किस प्रकार से परिवर्तन किया और क्या क्या उसके निर्माण के कार्य रहे हैं, इनके बारे में जानकारी का जो अध्ययन है वो है मानव भूगोल। तो कल या लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा कि भूगोल क्या था, भूगोल के किस प्रकार से ब्रांचेस में भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इन सभी बातों के बाद में अब हम इस रूपरेखा पे आते हैं। उसमें हमने बताया कि मानव भूगोल का जो निर्माण है वो 18वीं शताब्दी में के प्रारंभ में शुरू हो गया था और इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने का या भूगोल पे वैज्ञानिक स्वरूप देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जर्मनी के विद्वान, इनको जाता है जर्मनी के विद्वान। अब जर्मनी के विद्वानों ने मानव भूगोल की प्रकृति या भूगोल को दो भागों में विभाजित करने की अध्ययन की दृष्टि से, तो वो जो है वो जाता है फ्रेडरिक रेंजर। फ्रेडरिक रेंजर कल हमने लास्ट दो क्लास के अंदर में बताया कि भूगोल में किन किन लोगों ने क्या क्या कार्य किया और मुख्य रूप से भूगोल के कार्य किए हैं। किसने भूगोल के शब्द को निर्मित किया था, किसको भूगोल के पिता कहा जाता है, किसको आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भूगोल की जो दो शाखाएं थी उन दो शाखाओं के अंतर्गत फ्रेडरिक रेंजर जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी एंथ्रोपोग्राफी का मतलब होता है मानव, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है यानी मानव के संदर्भ में जो विज्ञान स्थापित होता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपो का मतलब मानव और ज्योग्राफी का मतलब हो गया भूगोल। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव भूगोल, यानी इस पुस्तक को लिखने वाले जो थे वो फ्रेडरिक रेंजर थे। यहां से एक छोटा प्रश्न बनता है, एक या दो तीन प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के लेखक का नाम बताइए, इसके राइटर का नाम बताइए या इसको प्रतिपादित करने वाले विद्वान का नाम बताइए, तो वह है फ्रेडरिक रेंजर। इसी का उल्टा प्रश्न बनता है कि फ्रेडरिक रेंजर की कृति का नाम, कृति का मतलब जो पुस्तक लिखे उन्होंने उसका नाम क्या है। यानी एक में से दो प्रश्न बनते हैं। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम कोई प्रश्न पढ़ते हैं उसका हम ये भी निर्धार कर लें कि उसका उल्टा प्रश्न भी दूसरा बनता है कि वो ऐसे पूछ रहा है और ऐसे भी पूछ सकता है। ये आप भी कर सकते हो अपने घर में, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो आप अध्ययन कर रहे हो घर पर, उस अध्ययन के अंदर लगातार आपके पास अक्सर दूसरे प्रश्न आते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, तो आप उसका उल्टा करके ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक किसने लिखी, तो दो प्रश्न बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि फ्रेडरिक रेंजर कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अब चूंकि फ्रेडरिक रेंजर ने मानव भूगोल की स्थापना की थी इसलिए इसको मानव भूगोल के जनक, पिता या जन्मदाता के रूप में माना जाता है। कि मानव भूगोल को या मानव भूगोल की रूपरेखा को तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो फ्रेडरिक रेंजर को जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के जनक या पिता या जन्मदाता जिन्होंने इसको बनाया है। इनके संदर्भ में क्या था कि 18वीं शताब्दी से पहले भूगोल का जो स्वरूप था वो प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन में था। हालांकि मानव की गतिविधियों को भी शामिल किया जाता था लेकिन बहुत सीमित क्षेत्र में उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन फ्रेडरिक रेंजर ने मानवीय प्राकृतिक
प्रकृति का हाथ, चाहे वो विनाश में हो चाहे निर्माण में। तो प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन, तो इसलिए भौतिक भूगोल का जो मुख्य बिंदु आपको तो हुई प्रकृति कि सारा जो कार्यक्रम भौतिक भूगोल की जो भी रूपरेखा है, उसकी विषय वस्तु है, उसकी प्रकृति जो है वो प्रकृति के चारों तरफ घूम रही है, यानी प्रकृति उसका केंद्र बिंदु हो गया। मानव भूगोल में क्या है कि मानव के द्वारा की गई गतिविधियां, अब चूंकि मानव की गतिविधियां एक दूसरी जगह हो सकती है, वो प्रकृति में रहता है, इसलिए प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करने के कारण मानव भूगोल में प्राकृतिक तत्वों और मानव दोनों का अध्ययन किया जाता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसमें प्रमुखता जो रहती है वो मानव की गतिविधियां रहती है, भी वो प्रकृति में रहकर प्रकृति के तत्वों को प्राप्त करके, ग्रहण करके और अपना विकास और अपना कल्याण करता हुआ आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। मानव भूगोल में जो केंद्र बिंदु है वो मानव है। अब मानव कह दो, चाहे मानव की क्रियाएं कह दो या मानव की गतिविधियां कह दो, तो मानव का केंद्र, मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, यानी मानव की गतिविधियों के इर्द गिर्द ही सारा मानव भूगोल संचालित होता है। इसलिए इसका प्रश्न एक और बन गया कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? मानव। मानव भूगोल में किसका अध्ययन होता है? प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें चाहे किसी भी प्रकार की स्वरूप आ गया हो, किसी प्रकार का नाम आ गया हो, क्योंकि विद्वान जो होते हैं वो अपने अपनी पुस्तक को या अपने जो कृति होती है या अपना जो ग्रंथ होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत रोचक तरीके से उसको पढ़ें और बहुत ज़्यादा ज्ञान उससे प्राप्त करें। इसलिए वो क्या करते हैं कि उसको बहुत अलंकृत कर देते हैं। अलंकृत करना अगर भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग कर देते हैं तो शब्द इधर उधर हो सकते हैं, अलग अलग परिभाषाओं की अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, उनमें आप ध्यान दोगे तो एक चीज सामने निकल के आएगी कि चाहे भाषा कैसी भी हो, लिपि कैसी भी हो, कैसा भी अलंकार का उपयोग किया, कैसी अलंकृत भाषा का उपयोग किया गया हो, लेकिन संबंध जो है वो एक ही निकल के आएगा, मानव और प्रकृति। चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का अध्ययन जो करते हैं वो मानव भूगोल में करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि समाज एवं धरातल का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो मानव भूगोल में किया जाता है। तो समाज का मतलब मानव हो गया, धरातल का मतलब प्रकृति हो गई, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, अच्छा दूसरी बात ये रहनी चाहिए, ये गद्यात्मक स्वरूप है। गद्यात्मक का मतलब है कि यह रुकने वाला नहीं है, मानव भी हर समय कोई ना कोई क्रिया करता है, कोई ना कोई क्रिया, और प्रकृति यानी पृथ्वी जो है वो भी हमेशा कोशिश करती रहती है, घूमती रहती है, हमेशा घूमती रहती है, इसलिए वो स्थिर नहीं हो सकती। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इनकी एक शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सेनपुर, तो कुमारी एलन चर्चिल सेनपुर अमेरिका की थी। वैसे कुमारी एलन चर्चिल, अभी मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल करूंगा। कुमारी एलन चर्चिल सेनपुर जो इनकी शिष्या थी, तो उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो ऐसे दी थी कि मानव भूगोल में चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी का, अस्थिर पृथ्वी का मतलब पृथ्वी हमेशा क्या रहती है, स्थिर नहीं रहती, घूमती रहती है, और चंचल मानव, मानव क्या कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करता है, कोई परिवर्तन कर रहा है, कोई निर्माण कर रहा है, कोई विनाश कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था करता रहता है, इसलिए वो चंचल मानव है। उसका दिमाग जो है वो किसी न किसी नई खोज में लगा रहता है। तो कहने का मतलब बात नहीं आती, तो सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों और मानवीय गतिविधियों का क्या होता है, शब्दों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके छोटे प्रश्न बन गए हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात जो है कि मानव भूगोल की व्यवस्था किस तरीके से संचालित है, कैसे मानव भूगोल सामने आया, मानव भूगोल में कौन से क्षेत्र के विद्वानों ने ज्यादा अध्ययन किया, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है कि मानव भूगोल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके बारे में कहते हैं कि हर समय कोई ना कोई एक विचारधारा आती है, किसी भी विषय के लिए विचारधारा आती है, कोई भी गतिविधि होती है उसके लिए विचारधारा आती है। तो भूगोल के विकास के लिए भी तीन प्रकार की
मुख्य रूप से विचारधारा है, एक आई जर्मनी की विचारधारा, दूसरी आई विचारधारा। पहले इनको आप समझ लीजिए, उसके बाद में उन परिभाषाओं को समझेंगे। पहले एक बार इनको समझ लीजिए, उनके बाद में जब उन परिभाषाओं को समझेंगे तो आपको जो प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व हैं उनका कैसे संबंध और कैसे उसका भेद हुआ, ये दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी तो जल्दी आपको याद नहीं होगी, वो लंबे समय तक याद रहेगी, वो समझ के आपको याद रहेगी। आप समझकर उसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में होगी। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना, तीसरी जो विचारधारा है वो अमेरिकन विचारधारा, अमेरिकन या ब्रिटेन की विचारधारा के नाम से सुना, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, इसको कहते हैं जर्मनी स्कूल ऑफ थॉट, इसको कहते हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, इसको अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है विचारधारा, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है विचारधारा। ये जो विचारधारा थी ये पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? इनसे बहुत से छोटे प्रश्न आएंगे, आप इनसे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों का हम सही से जवाब दें, पूरा सटीक जवाब दें, ताकि जो जितने नंबर का वो प्रश्न है उतने हमारे नंबर आ जाए। और इसके साथ साथ आगे भी आपका जो उच्च अध्ययन है, उस उच्च अध्ययन के लिए भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते। लिखने को एक लाइन में लिखा के ये सब होता है, आपका छोटा प्रश्न लिखना नहीं, छोटे प्रश्न बनने हैं वो इसमें से बात है, लेकिन आगे के जो आपकी क्लासेस होंगी, आगे की जो आपकी कॉलेज की क्लासेस, जो उच्च अध्ययन की जो क्लासेस होंगी, उनके अंदर में ये चीजें सामने आएंगी। तो जब आपका यहीं से आपका जो स्कूल का जो आपका प्लेटफॉर्म है, यहीं से अगर आप बहुत अच्छे निखरते हुए अपने विषय में जाओगे, तो आगे के जो भी आपका अध्ययन होगा उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसमें सिर्फ आपको आपके विचारों को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, अपने विचारों को पीछे आगे वर्तमान में, इन तीनों चीजों में तो सोचने की जो कैपेसिटी है उसमें आपकी वृद्धि होगी। इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में करना है। तो ये क्या है, जर्मनी की विचारधारा और प्रकृतिवादी विचारधारा, अलग अलग नामों से कैसे जाना जाता है मैं आपको बता दूंगा। फ्रांस की विचारधारा, अमेरिकन विचारधारा, इसको एक बार आप लिखिए आपने, ठीक है, ध्यान रखो आप इसको, आपकी बुक भी आपके साथ होनी चाहिए, साथ साथ में इसको नोट भी किया करो। कोई आपको सब चीज पूछनी है, कोई आपको लगा कि सब तो बता रहे हैं, आपको कोई चीज पूछनी है, तो आप क्या कीजिए, उसको एक नोट पेन पे नोटबुक पे लिख लीजिए, और लिखने के बाद में जब भी हम आपसे प्रश्न के बारे में या आपकी क्वेरीज पूछेंगे या आपको फीडबैक लेंगे या आपसे फोन करेंगे, गार्जियन से फोन करेंगे, तो उसके बाद आप हमें वो चीजें बता सकते हैं कि सर ये चीजें मेरे समझ में नहीं है, तो या तो आप तुरंत जब फोन करेंगे तभी हम आपको वो चीजें बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको उसी टॉपिक को लेके, मोस्टली जो टॉपिक्स होंगे उस टॉपिक्स को लेके एक बार दोबारा उससे आपको रिवीजन करवा देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, आप जब अध्ययन करो तो इसको ध्यान से अध्ययन करना है। तो जर्मनी की विचारधारा कौन सी विचारधारा है? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी विचारधारा का तात्पर्य होता है कि ये विचार जो जर्मनी की विचार है, अब जर्मनी के विचार में ठीक है, कुमारी, एलन, चर्चिल, सैम्पल। अब कई इसको सैंपल भी कहते हैं, सैंपल भी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश के हिसाब से इसका बात है, इसको इसी सैंपल भी कहते हैं, इसी सैंपल, इसी सैंपल। ये जो इसी सैंपल थी, ये इनकी सिस्टर है, ये कहाँ की थी? अमेरिका की।
लेकिन कब की बात हो रही है ये? 18वीं शताब्दी की। कब की बात हो रही है? 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में कुमारी शकुनी जो फेडरिक शिष्य थे, और ये सारे के सारे जो 30 प्रमुख विद्वान थे उस समय के प्रमुख विद्वानों, वैसे विद्वान खूब हुए हैं, लेकिन इन प्रमुख विद्वानों के द्वारा जो भी अध्ययन करवाया जाता था उसमें पूर्ण रूप से प्रकृति को महत्व देते थे। पूर्ण रूप से इसको महत्व देते थे, प्रकृति को महत्व देते हैं कि प्रकृति सर्वस्व है। जैसे मानव के अलावा और भी जो जीव जंतु हैं जिनको प्रकृति प्रभावित करती है, जैसे वो प्रकृति में रह रहे हैं मानव भी वैसे रहेगा, प्रकृति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्रकृति जैसा कहेगी उसको वैसा करना पड़ेगा। प्रकृति बारिश दे रही है उसको भीगना पड़ेगा, प्रकृति गर्मी दे रही है उसको सहन करना पड़ेगा, प्रकृति बरसात दे रही है, प्रकृति गर्मी दे रही है, प्रकृति सर्दी दे रही है, प्रकृति में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इन सबको जैसे और जीव प्राणी जो है जैसे प्रभावित होते हैं वैसे ये भी प्रभावित होंगे, क्योंकि मानव में इतनी क्षमता नहीं है, किसी प्राणी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रकृति का सामना कर सके। ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा का जो देने वाले जो थे वो कौन से? जर्मनी के विद्वान थे। तो प्रकृतिवादी विचारधारा का संबंध किससे हुआ? जर्मनी के विद्वानों से। या जर्मनी की विचारधारा जो है वो कौन सी विचारधारा है? प्रकृतिवादी विचारधारा। अब इनको कई दूसरे नामों से भी जाना है। इसका दूसरा नाम जो है वो है निश्चयवाद, नीतिवाद, वातावरण निश्चयवाद। ध्यान से सुनो, कितने नामों से जाना गया ये? प्रकृतिवादी विचारधारा, इसी को निश्चयवादी विचारधारा, इसी को नीतिवादी विचारधारा, इसी को वातावरण निश्चयवादी विचारधारा। ये सारे जो विचारधाराएं हैं ये देने वाले कौन थे? जर्मनी के विद्वान। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना, प्रकृतिवादी का मतलब होता है प्रकृति को महत्व देने वाले जो सब कुछ प्रकृति। दूसरा इसमें आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद को निश्चित कर दिया कि आपको ऐसा करना है, निश्चित कर दिया कि आपको यहाँ बैठे रहना है, तो जैसा प्रकृति कहेगी वैसा आपको करना है, इसलिए इसका नाम निश्चयवाद। नीतिवादी या नीति में ऐसा लिखा होगा, कहते हैं ना कि नीति में जैसा लिखा होगा वैसा करना पड़ेगा। नीतिवादी का मतलब होता है कि आपको एक निर्धारित कर दिया गया है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो प्रकृति जैसा कहेगी वैसा करो। वातावरण निश्चयवाद, ये वातावरण का अपनी प्रकृति, तो वातावरण जैसा निश्चित करेगा मानव को वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी प्रक्रियाओं के हिसाब से देखें तो फेडरिक एंजल थे ये प्रकृति में एकता, उन्होंने विचार करी प्रकृति में यूनिटी ऑफ नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति में एकता की जो संकल्पना की वो किसने दी? फेडरिक एंजल। यह मानते हैं कि प्रकृति में एकता है, यानी पर्वत, पठार, नदी, नाले, झील, तालाब, जीव जंतु सब में एक आत्मा निवास करती है। प्रकृति में सारे तत्व एक जैसे हैं, तो प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इन्होंने प्रकृति के साथ साथ मानवीय गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया, इसलिए इनको ही मानव भूगोल का जनकदाता कहा जाता है। ये सारे के सारे जो हैं विद्वान ये प्रकृतिवादी विचारधारा के जनक हैं। तो आपको ये ध्यान रखने की परिभाषा लगे कि ये वाला जो विचारधारा है, इस विचारधारा के अंदर यह माना जाता है कि प्रकृति सर्वोसर्वा है। तो आपने जो भौतिक भूगोल पढ़ा, जिसको इस भौतिक भूगोल को सामान्य भूगोल के नाम से भी जानते हैं, इन सामान्य भूगोल या कर्मक भूगोल के नाम से भी इसको देखा है, तो जो प्रकृति है वो जैसा व्यवहार करेगी मानव को वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। मानव उसी व्यवहार के अंतर्गत अपना जीवन यापन करेगा, ये निर्धारित कर दिया गया है इसके द्वारा जर्मनी के विचारधारा। भाषण में आगे तो यहाँ केवल प्रकृतिवादी है, प्रकृति को महत्व दिया जाता है। ये विचारधारा कुछ समय तक चली, उसके बाद में अभी जो हमने कुमारी एलेन चर्चिल शैम्पू का नाम जो लिखा, तो कुमारी एलेन चर्चिल शैम्पू क्योंकि फेडरिक एंजल की शिष्या है, तो निश्चित रूप से अपने गुरु जी होते हैं, तो गुरु जी का जो सिद्धांत होता है उसका प्रभाव शिष्य पर पड़ता है। तो वो भी प्रकृतिवादी थे, तो उन्होंने अपनी जो परिभाषा की और उसका अपना जो घोष किया कि भी जो मानव है
उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। और यहाँ तक कि मानव के मस्तिष्क, उसकी हड्डियां, उसके क्रियाकलाप, ठीक है ना, उन सब पर, उसकी आत्मा, उसकी हृदय, उस सब पर प्रकृति का क्या रहता है, प्रभाव रहता है। पूर्ण रूप से मानव को प्रकृति का दास इन्होंने साबित कर दिया। दूसरी जो विचारधारा है वो विचारधारा है फ्रांस की विचारधारा। इसकी विचारधारा फ्रांस की विचारधारा। और फ्रांस की विचारधारा का नाम है वो है संभववाद। फ्रांस की विचारधारा है संभववाद। और इन्होंने, फ्रांस की विचारधारकों ने क्या किया है कि मानव की क्षमता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसको मानव की क्षमता को महत्वपूर्ण स्थान दिया, मानव की क्षमता को। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव की क्षमता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान में रखने वाली जो विचारधारा वो पाती है वो है फ्रांस की, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट या फ्रांस की विचारधारा। तो इस विचारधारा ने मानव की क्षमता पर महत्व बल दिया है, इसके महत्व पर बल दिया है। जबकि जर्मनी के जो विद्वान थे उन्होंने प्रकृति पर बल दिया। ये कहते हैं, इनकी जो विचारधारा को क्या कहते हैं, इसीलिए इसका नाम संभववाद है, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबल है, मानव कर सकता है, पॉसिबल है, इसीलिए इसको पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। संभव है कि मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, मानव के पास इतनी क्षमता है, किसी और प्राणी के पास इतनी क्षमता नहीं है। किसी और प्राणी के पास इतनी क्षमता नहीं है जितनी मानव के पास क्षमता है। और मानव अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी एफिशिएंसी, अपनी दक्षता, अपने कौशल, इन सबके द्वारा प्रकृति के तत्वों में किसी न किसी प्रकार का अधिक या कम परिवर्तन कर सकता है, रूपांतरण कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ये जो क्षमता है, इसीलिए इन्होंने मानव की क्षमता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एक तरह से देखें तो मानव की गतिविधियों को स्थान दिया, मानव को स्थान दिया है। इनके प्रमुख विद्वानों में, इनके थोड़ा सा ये देख लेते हैं संभववाद में क्या कहा गया है। ये इनके फ्रांस के विचारकों के द्वारा कि प्रकृति जो है, प्रकृति हमें संभावनाएं देती हैं, संभावनाएं देती हैं, और मानव अपनी क्षमता एवं क्रियाओं के माध्यम से इसमें परिवर्तन, उपयोग, उपभोग करता है। अब इसमें तीन चीजें आई हैं। परिवर्तन तो करेगा उपयोग, उपभोग। प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीजें जिनको हम खाते हैं, भोग करते हैं। जैसे गेहूं है, लेकिन खाते क्या, गेहूं थोड़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं। लेकिन गेहूं उगाना, उसको साफ करना, उसको पीसना, उसके बाद में उसको गूंदना, उसको सेकना, उसके बाद हम खाते हैं, तो परिवर्तन करना है। तो क्या कहा है कि प्रकृति हमें संभावनाएं देती है। प्रकृति हमारे सामने अथाह संभावनाएं देती है। अथाह संभावना का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक चाय का कप रख दिया, भरी हुई चाय है, एक शरबत का गिलास रख दिया, एक पानी का गिलास रख दिया, एक शिकंजी का गिलास रख दिया, ये 4 गिलास रख दिया। या ऐसा मान सकते हैं कि आपके अलग अलग फ्लेवर के जो शरबत है उनको अलग अलग कलर्स के हैं वो सामने रख दिया। अब आपको ये कह दिया कि आपको शरबत पीना है, आपको शरबत पीना है। अब उसमें वैरायटी है, अब आपके नाम में 5 है, अब आप जिसको चाहो वैसे आप चूज कर सकते हो। उसमें संभावना है कि आपको शरबत पीना है, अब कौन सा पीना है वो आप जानो। अब आपको ग्रीन अच्छा लगता है, ग्रीन वाला ले लिया, रेड अच्छा लगा, रेड वाला ले लिया, येलो अच्छा लगा, येलो वाला ले लिया।
तो वहां क्या है, आपके सामने संभावनाएं हैं। तो ये भी लोग क्या करते हैं, फ्रांस के लोग क्या करते हैं कि मानव जो है उसके सामने प्रकृति जो संभावनाएं रहती है और मानव की क्षमता एंड क्रिया है, कोई भी कार्य करेगा तो उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्षमता यानी सोचेगा कि मेरे को क्या करना है, उसके पास कैपेसिटी क्या है, उसके पास दक्षता क्या है, उसके पास कौशल क्या है, उसके प्रयोग करने की विधि क्या है, तकनीकी क्या है उसके पास, जिसके कारण माध्यम से इसमें परिवर्तन करके, किसमें परिवर्तन करके, प्रकृति में। प्रकृति का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, प्रकृति किसी भी तत्व में अगर परिवर्तन है वो प्रकृति में परिवर्तन होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको समझना है इस कि एक विचारधारा ऐसी थी जो प्रकृति को महत्वपूर्ण मानती थी, दूसरी विचारधारा क्या है जो मानव को प्रकृति को। तो मानव के बाद भी जब ये विचारधारा है तो मानव ने विकास की सारी सीमाएं तोड़ दी। जब ये कहा गया कि प्रकृति में मानव अपनी क्षमता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है, तो फिर लगातार आज ये जो विकास देख रहे हैं इसी संभावना का सबूत है। सारी चीजें विकास ही नहीं है प्रकृति से। जब प्रकृति को लगातार हम इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, एक नाम आता है विकास विनाश जन्य। विकास विनाश की जननी है, विनाश विकास की जननी है। तात्पर्य क्या है, ये भूमि है ना, ये भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े से यहां से हमने मिट्टी निकाली थी, गड्ढा हो गया, और इसी मिट्टी से यहां पे एक मकान बना लिया। तो मकान बना लिया, उस मकान का यहाँ पर देखा तो पहले भूमि ऐसी थी, मानव ने अपना मकान बनाया तो विकास हो गया। लेकिन इस विकास के लिए उसने क्या किया, यहाँ से मिट्टी ली, तो मिट्टी ली तो इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, गड्ढा हो गया, यानी विनाश हो गया। तो विकास जो है विनाश की जननी है और विनाश विकास की जननी है। जहाँ विनाश होगा वही विकास होगा, और जहाँ विकास होगा निश्चित न किसी क्षेत्र में क्या होगा, विनाश होगा। तो ये जो चीजें हैं इसको निर्धारित कर रही है कि मानव को जब ये कहा गया कि आपकी क्षमता के अनुसार वो कार्य कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, तब उन्होंने परिभाषा दी कि प्रकृति जो है वो हमें संभावनाएं देती है, और मानव जो है वो इन संभावनाओं को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी दक्षता, अपने कौशल के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है और फिर उसका उपयोग और उपभोग करता है। ये दो चीजें, दो नाम आए हैं, उपयोग और उपभोग। कपास है तो कपास को हम उगाते हैं तो कपास से कपड़ा बनता है, तो उसको खाते नहीं है, उपभोग नहीं करते, बल्कि उसका उपयोग करते हैं। और गेहूं है वो भी कृषि का पार्ट है, लेकिन गेहूं को जब उगाते हैं तो गेहूं को पहनते नहीं है, बल्कि गेहूं को खाते हैं। तो जो प्रकृति में परिवर्तन करता है उसके लिए हम इसको उपयोग भी करते हैं और उसका क्या करता है, उपभोग करता है। तो इस विचारधारा ने मानव की क्षमता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना, और आज विकास के जितने भी आयाम स्थापित हुए हैं वो इसी विचारधारा के अनुसार हुए। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, तीसरी विचारधारा की बात कर रहा हूं। तीसरी विचारधारा जो है, अब इसके प्रमुख जो विद्वान है, फ्रांस के विद्वान जो है, उसमें पहला है पॉल विडाल डी ला ब्लास, दूसरा इसमें है ईसा वोमेन डिमांजियो, ब्रूंज या ब्रूस, ब्रूंज भी नाम लिखा हुआ मिलता है किताबों में और ब्रूस भी नाम लिखा हुआ है। तो ये जो है मुख्य विचार हैं विचारधारा के, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मानव भूगोल पे अधिकतम जो काम किया है फ्रांस के विचार में, उसमें है पॉल विडाल का ग्लास। इसको हम ग्लास में कहते हैं, शॉर्ट नाम इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्लास रहेगा। तो बहुत सी आपके ग्लास की परिभाषा में ग्लास के द्वारा या फिर इसका पूरा नाम होगा पॉल विडाल डी ला ग्लास, कईयों में से विडाल डी ला ग्लास ही लिखा होगा। तो आपको ये संभववाद का, अच्छा संभववाद शब्द जो है, संभववाद शब्द जो है वो सबसे पहले जो दिया था वो हेनरी ने दिया था। जो पॉसिबिलिज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, पॉसिबल होता है, मानव के द्वारा सारी चीज पॉसिबल है कि वो प्रकृति के अंदर किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है,
तो ये संभववाद जो पॉसिबिलिज्म है के नाम किसने दिया? हेब्रे ने दिया। और इस पे सबसे ज्यादा काम करना या सबसे ज्यादा इस विचारधारा को बढ़ाने का जो काम किया था वो क्या था? पॉल विडाल डे ला ब्लास। तो संभववाद के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? पॉल विडाल डे ला ब्लास माने जाते हैं। तीसरी विचारधारा जो है वो अमेरिका की विचारधारा है। किसकी विचारधारा है? अमेरिका की विचारधारा। तो अमेरिका की विचारधारा जो है इसके प्रमुख प्रतिपादक जो है वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। अब इन्होंने जो परिभाषा दी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्या होता है कि जो सीनियर बोर्ड के जो एग्जाम आते हैं उसमें पहले जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें अधिकतम जो है वो इसी विचारधारा के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी विचारधारा के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने